जी लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी क्लियर है लास्ट लेक्चर से। आज जो हम पढ़ेंगे तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टाइप्स ऑफ एरर है। टाइप्स ऑफ एरर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में टू टाइप्स के एरर होते हैं। एक को हम टाइप 1 का एरर कहते हैं और एक को टाइप 2 एरर। जब हम जो अपना कंक्लूजन देते हैं उसमें हमने ये कंक्लूड किया कि रिजेक्ट एच नॉट है, नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट करना है, जबकि हकीकत में हमारे पास वो ठीक हाइपोथेसिस था। हमने किसी ठीक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो उसको हम टाइप 1 एरर कहते हैं। इसका पता हमें कैसे चलता है कि ये टाइप 1 एरर है या नहीं है, या हमारे पास हाइपोथेसिस में कोई एरर अकर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए अलहदा से टेस्ट होते हैं। हम जस्ट इसी हाइपोथेसिस, इसी रिजल्ट को देखकर ये नहीं कहते कि ये टाइप 1 एरर हो सकता है इसमें, ऐसा नहीं है। हमारे पास इसके फर्दर टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से हम ये चेक करते हैं कि ये टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है या इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो टाइप 1 एरर क्या हुआ? अगर हम ठीक हाइपोथेसिस को, जो कि हमारे पास हाइपोथेसिस ठीक था, नल हाइपोथेसिस वो ठीक था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने ये कंक्लूड किया कि वो हाइपोथेसिस ठीक नहीं था। इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। किसी ठीक हाइपोथेसिस को गलत साबित कर देना, टाइप 1 एरर। और इसका अपोजिट है टाइप 2 एरर। हमारे पास जो हाइपोथेसिस था, नल हाइपोथेसिस, वो गलत था, लेकिन हमने कंक्लूड किया कि वो डू नॉट रिजेक्ट है, वो हाइपोथेसिस ठीक है। तो किसी गलत चीज़ को हमने ठीक कह दिया तो टाइप 2 एरर, किसी सही हाइपोथेसिस को हमने गलत कह दिया तो टाइप 1 एरर। ठीक है, ये दो डेफिनेशंस हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। ठीक है, दोबारा से, किसी ठीक हाइपोथेसिस को गलत कह देना टाइप 1 एरर, और किसी गलत हाइपोथेसिस को ठीक कह देना टाइप 2 एरर। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है। बस तेन होस्ट बना के जी हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है। A cereal maker advertised that a serving of their kids' cereal has 8 grams of sugar. A, a consumer's advocacy group believes that there is more than 8 grams of sugar on the average of per serving. ठीक है, a group take a random sample of 40 servings of this kids cereal and find a mean of 9.2 grams. The population standard deviation is 2.6 grams। और हमने ये हाइपोथेसिस चेक करना है
कि हम इसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास कितना है, 0.01। ठीक है। किसी कंपनी का क्लेम है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें 8 ग्राम्स ऑफ शुगर पर सर्विंग होती है। ठीक है। एक कंज्यूमर है जो वहाँ पे ग्राहक है उनके, वो कहते हैं कि इसमें शुगर 8 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है। अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए वो जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो 40 सर्विंग का सैंपल लेते हैं और उनका मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। मीन आता है 9.2 ग्राम्स और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन उनको पता चलता है कि 2.6 ग्राम है। तो वो कहते हैं कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 पे एडवोकेसी का क्लेम जो है उसको चेक करना है कि उसको आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हाइपोथेसिस जनरेट करना है। हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। सबसे पहले हमारा काम ये है कि चेक करना कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो एडवोकेसी ग्रुप की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि देयर इज मोर देन 8 ग्राम्स ऑफ शुगर। ठीक है। शुगर 8 ग्राम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वल टू कंडीशन नहीं है इसमें। जब इक्वल टू कंडीशन नहीं होगी तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। इट मीन्स हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की है, ये वाली। ठीक है। इसकी मदद से हमने नल हाइपोथेसिस बनाना है। जो कि हमने ऊपर पेयर्स देखे हुए हैं, उन पेयर्स में भी देखा कि जब लेस देन है तो उसका अल्टरनेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ग्रेटर देन है तो उसका अल्टरनेटिव लेस देन इक्वल टू है। अगर नॉट इक्वल टू है तो उसका अल्टरनेटिव या उसका जो कंपोजिट है उसका पेयर है वो इक्वल टू है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मोर देन 8 ग्राम्स है। इट मीन्स जब मोर देन 8 ग्राम्स है तो उसका जो पेयर है वो लेस देन और इक्वल टू होगा। और एक बात और यहाँ पर कि ये हमारे पास है राइट टेल टेस्ट है, क्योंकि सर समझ नहीं आ रही। हमारे पास जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा राइट टेल टेस्ट पढ़ा था जिसमें ग्रेटर देन का साइन था, उसके साथ जो पेयर है वो लेस देन और इक्वल टू का था। ठीक है। तो हमारे पास यस सर। जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं कि जो कंज्यूमर एडवोकेसी है, एडवोकेसी ग्रुप, वो कहता है कि जो पर सर्विंग है वो 8 ग्राम से ज़्यादा है। ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास 8 ग्राम से ज़्यादा मतलब इस स्टेटमेंट में इक्वल टू साइन नहीं है, ग्रेटर देन साइन है जस्ट। ऐसा ही है ना। यस अगर सर। अगर आप मोर देन 8 ग्राम्स को मैथमेटिकली लिखो तो उसमें इक्वल टू साइन नहीं आता। ये है एवरेज इज ग्रेटर देन 8। ठीक है। मोर देन 8 ग्राम्स
एवरेज इज ग्रेटर देन 8। ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जब ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया तो हमने इसका नल हाइपोथेसिस भी कोई ना कोई तो लिखना है ना। तो हमें पता है कि जहां पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन आ जाए तो नल हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल टू साइन आएगा। ठीक है। जब जी सर नल ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन साइन हो तो उसके जो पेयर में नल हाइपोथेसिस है वो लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो टेस्ट होगा वो राइट टेल टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? यस सर, अब समझ आ गई। चलो ठीक हो गया। इसके बाद है हमारा हाइपोथेसिस जब क्रिएट हो गया तो इसका मतलब है कि बाकी स्टेप हमने नॉर्मल करने हैं, सब के सेम होंगे। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन है 0.01। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.01। ठीक है। इसके बाद टेस्ट स्टेटिस्टिक आता है जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। तो z का फार्मूला हमने लगाया, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो एक्स बार हमारे पास कितना है? सैंपल मीन 9.2। म्यू हमारे पास कितना है? ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। म्यू की वैल्यू जो यहाँ पर लिखी होगी वो हम म्यू यहाँ पर पुट करेंगे 8। सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 2.6 यहाँ पर पुट कर दी, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एन, सैंपल साइज 40। हमने स्क्वायर रूट ऑफ एन की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 40 पुट कर दिया। इसको जब सिंप्लीफाई किया 9.2 माइनस 8 1.2 2.6 सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 40 इज इक्वल टू 0.411। ठीक है। जब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास z का आंसर आया 2.9197। ये हमारे पास z का आंसर आया जो कि z कैलकुलेटेड है। z कैलकुलेटेड का आंसर है 2.9197। इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल रीजन जब ग्रेटर देन साइन होगा, राइट टेल टेस्ट होगा तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका फर्स्ट केस, z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। राइट टेल टेस्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ये है, अगर राइट टेल टेस्ट होगा तो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। लेफ्ट टेल होगा z कैलकुलेटेड लेस देन माइनस z अल्फा। टू टेल टेस्ट होगा तो z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। अब हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। z कैलकुलेटेड ग्रेटर देन z अल्फा में z कैलकुलेटेड आया हमारे पास 2.9197। z अल्फा की जगह पर 0.01 पुट किया। तो अब हमने टेबल में से देखना है कि z 0.01 पे वैल्यू क्या होती है। तो 0.01 पे इन दोनों के दरमियान में 0.01 आ रहा है। ठीक है। 2.32 भी आप पिक कर सकते हो और 2.33 भी पिक कर सकते हो और इन दोनों की मिडल वैल्यू पिक कर सकते हो।
तो यहाँ पर 2.32 और 2.33 की मिडल वैल्यू होगी 2.325। ठीक है, 2.325। अब हमने चेक करना है कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आ रही है या नहीं आ रही। 2.9197 ग्रेटर देन 2.325। क्या ये बात ठीक है कि 2.9197 बड़ा है 2.3325 से? तो ये बात यस सर, बड़ा था। कंडीशन सेटिस्फाइड है ना? तो हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, आप जस्ट इतना भी लिख सकते हो रिजेक्ट एच नॉट, या ये पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हो एज कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन टेबल वैल्यू सो रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड दैट, जो कि इसके बाद जो आपके पास स्टेटमेंट होगी, हाइपोथेसिस होगा, वो लिख देना है। एंड कंक्लूड दैट देयर इज मोर देन 8 grams ऑफ शुगर ऑन एवरेज पर सर्विंग। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट थी वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, या जस्ट आप रिजेक्ट एच नॉट भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद ये एक और एग्जांपल है, ये आप लोगों ने खुद देखनी है। ठीक है, ये टू टेल टेस्ट के लिए, राइट टेल टेस्ट का मैंने कर दिया था, टू टेल टेस्ट आप लोगों ने ये खुद देखनी है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।